मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो ये शो जिसको रोज हम लेकर आते हैं 6:50 में, जिसमें हम आपको टिप्स भी देते हैं कि आप कैसे फिट रह सकते हैं और साथ ही साथ एक्सरसाइज की भी आपको तमाम बातें बताते हैं। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी तरह सुबह सुबह उठ गए होंगे। देखिए, हम में तो आलस बिल्कुल नहीं है, आप में भी उम्मीद करती हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को भी अपनी सेहत से, अपनी बॉडी से बहुत प्यार होगा। तो चलो शुरू करते हैं दीपिका, हम अपनी एक्सरसाइज नहीं, पहले ब्रेकिंग लेते हैं। एक ब्रेकिंग आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज के साथ आज हम शुरुआत करने वाले हैं। दरअसल देर रात जयपुर में कुछ हुआ है, दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, जिसके बाद बवाल हुआ और पुलिस को वहां पर आना पड़ा, पूरे गांव में पुलिस को तैनात करना पड़ा। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जयपुर के बेनीवाल कांटा में दो समुदाय के लोग भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर के पत्थरबाजी हुई है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई घरों में भी तोड़फोड़ हुई है। हालात बहुत बिगड़ते हुए नजर आए हैं। मौके पर कई थानों की फोर्स को मौजूद रखा गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन भी यहां पर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। गहलोत राज में ये क्या हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल। किससे पहले भी हमने देखा था इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आई थी। मुझे याद है एक बार जो यात्रा निकाली जा रही थी, एक धार्मिक यात्रा, उस दौरान भी ऐसा बवाल वहां पर हुआ था। और ये हम देख रहे हैं कि राजस्थान में खासतौर पर ऐसे कई मामले सामने आए, जिसके बाद विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है दीपिका कि आखिर गहलोत राज में हो क्या रहा है। कांग्रेस अपने अंदर खाने जो उनकी राजनीति है उससे बाहर निकल नहीं पा रही, और यही वजह है कि राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के हर दिन राजस्थान में सवाल उठते भी रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खुशियों की। यार ये बवाल और पत्थरबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन सुबह सुबह तो वो सेलिब्रेशन, क्योंकि न्यू ईयर अभी आने वाला है, क्रिसमस निकला है, पूरी दुनिया में ना इस वक्त सेलिब्रेशन का मूड है। लेकिन रिजोल्यूशन भी तो लेते हैं ना, तुमने तो रिजोल्यूशन लिया इस बार? लिया है और तोड़ा भी है जम करके। ज्यादा से ज्यादा 1-2 तारीख तक चलता है, उसके बाद फिर अपन बैक टू बेसिक्स। लेकिन सेलिब्रेशन की आप बात यहाँ पर कर रही है, लेकिन फिटनेस की अगर हम बात करें तो आर्मी के साथ साथ जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो सबसे ज्यादा फिट रहते हैं। फिटनेस में उनका नंबर भी टॉप पर रहता है। लेकिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर के जो हमारे हार्दिक पांड्या है ना, वो निकल चुके हैं कहीं पर। वो कहां गए हैं, इतने खुश क्यों हैं, इस रिपोर्ट के माध्यम से जानिए। नए साल के शुरुआत में टीम इंडिया नए रंग रूप में नजर आएगी। युवा जोश और अनुभव के तालमेल के साथ टीम श्रीलंका के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज में उतरेगी। बड़ा बदलाव करते हुए बीसीसीआई ने T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है। हार्दिक पांड्या को T20 टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि सूर्य कुमार यादव उप कप्तान बनाए गए हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल T20 टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन तीनों वनडे सीरीज में वापसी करेंगे। शिखर धवन को वनडे टीम से भी बाहर कर दिया गया है, उनकी जगह शुभमन गिल को चुना गया है। वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ही रहेंगे, जबकि शिखर की जगह हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को T20 और वनडे दोनों टीम से बाहर किया गया है, उनकी जगह ईशान किशन को मौका दिया गया है। T20 टीम में शिवम मावी को मौका दिया गया है, जबकि वनडे में मोहम्मद शमी की वापसी हुई है। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज 3 जनवरी से शुरू हो रही है। वैसे देखा जाए तो श्वेता, हार्दिक की जो पार्टी है वो तो बनती है, क्योंकि कैप्टन का फिट रहना, खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि एक जो कैप्टन होता है वो रीढ़ की हड्डी होती है। क्यों श्वेता? रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे लग रहा है सेलिब्रेशन होने वाला है। इंडिया में तो तुम, मैं, हमारे सारा तमाम जो दोस्त हमें देख रहे हैं वो सब सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन अमेरिका में हालात बहुत बिगड़ गए हैं। अमेरिका में देखा आपने, इतनी बर्फबारी हो रही है, इतनी बर्फबारी हो रही है, इतनी सर्दी हो रही है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है, मौतें हो रही हैं। और आर्कटिक बर्फ ने तो अमेरिका में मानो तबाही ला दी है। इसी तरीके से क्रिसमस चला गया। मुझे लगता है कि वहां जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है ना, वो भी ऐसा ही रह जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। चारों तरफ बर्फ है, सड़कों पर जगह जगह गाड़ियां फंसी हैं। अलग अलग जगह मुसीबत में पड़े लोगों का रेस्क्यू करने के लिए पुलिस की टीम भी जुटी है। कुदरत के कहर की ऐसी ही तस्वीरें अमेरिका के कई हिस्सों से आ रही हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जो भी घरों से बाहर निकल रहा है उसे तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है कि तमाम कोशिशों के बाद भी इसे सड़कों से हटाया नहीं जा सका है। कोल्ड अटैक के चलते अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और जिस तरह के हालात हैं उससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की पूरी आशंका है। बर्फबारी से प्रभावित अमेरिका के कई शहरों का तापमान -45 डिग्री तक चला गया है। सर्दियों की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी ठप हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ जम चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 लाख से ज्यादा घरों में अभी भी बिजली गुल है।
वैसे सर्दियां इंडिया में भी कम नहीं पड़ रही, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा ठंड है। आपके शहर का क्या हाल है? लेकिन अगर आपके शहर में भी ठंड पड़ी है ना, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं और दीपिका जिम के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं, आप अपने घर के अंदर भी वर्कआउट कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन बात अमेरिका की करें तो वहां पर तो हालात बहुत ज्यादा बुरे हो गए हैं। माइनस में टेम्परेचर यहां पर चल रहा है, लाइट्स भी नहीं है। ऐसे में हीटर वगैरह का भी इस्तेमाल पब्लिक वहां पर कर नहीं रही है। ऐसे में आपकी सेहत ही आपको ठंड से बचा सकती है। और दूसरी तरफ हालात और ठंड का मौसम यूक्रेन में भी बहुत खराब है, यानी कि वॉर जोन का जिक्र मैं कर रही हूँ। इस भीषण ठंड में भी मिसाइलें लगातार गिर रही हैं, अभी भी खतरा लोगों के ऊपर बरकरार है। ऐसे में वॉर जोन में क्या कुछ चल रहा है, 1 मिनट में आप देख लीजिए। तोप से गोले बरसाए जा रहे हैं, आसमान से बम फेंके जा रहे हैं और जमीन पर एक दूसरे की सेना को निशाना बनाया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की ये घातक तस्वीरें हैं। 10 महीने से जंग चल रही है और दोनों देशों की सेनाएं मैदान में डटी हैं। एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। यह वीडियो यूक्रेन की आर्मी ने जारी किया है, जिसमें रूसी सैनिक भागते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की आर्मी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जगह जगह धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही है। यूक्रेन के इस हमले से बचने के लिए रूस के सैनिकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेन का दावा है कि कई रूसी सैनिकों को मार गिराया गया। रूस की ओर से किए जा रहे हर हमले का जवाब यूक्रेन की सेना दे रही है। घने जंगल हो या कोई भी इलाका हो, रूस की सेना को घेरने के लिए यूक्रेन के जवान पूरी ताकत लगा रहे हैं। कई इलाके तो ऐसे भी हैं जहां आमने सामने की लड़ाई हो रही है। तो देखिए, ठंड से शुरू हुई ये जो लड़ाई है वो ठंड में वापस से लगातार बरकरार है। एक विंटर से दूसरा विंटर आ गया, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, वो खत्म होने का नाम अभी भी फिलहाल नहीं ले रहा है। तो एक तरफ इस जंग से परेशानी और दूसरी तरफ कोरोना से परेशानी, क्योंकि रूस के पड़ोसी देश में भी हालात कुछ ठीक नहीं है कोरोना को लेकर। चीन में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। देश दुनिया में और क्या कुछ चल रहा है कोरोना को लेकर के, वो आपको दिखा देते हैं 2 मिनट में। ही भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की कीमत तय हो गई है। ये वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल में 800 रुपए में मिलेगी, जबकि सरकारी सेंटर पर 325 रुपए देकर नेजल वैक्सीन ली जा सकेगी। नेजल वैक्सीन को कोविन ऐप के जरिए बुक किया जा सकता है। नेजल वैक्सीन गणतंत्र दिवस के आसपास लगनी शुरू हो जाएगी। इस वैक्सीन में इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि दवाई की बूंदों को नाक के अंदर डाला जाएगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 16 नए मामले दिल्ली में रिकॉर्ड किए गए हैं। इस दौरान 4 मरीज ठीक हुए हैं और किसी की भी मौत नहीं हुई है। अब दिल्ली में कोरोना के मौजूदा मामले करीब 40 हैं, जिसमें से अस्पताल में सिर्फ 3 ही मरीज एडमिट हैं। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है और अब रोजाना करीब 3,500 टेस्ट हो रहे हैं। दलाई लामा के एक कार्यक्रम में शामिल होने बोध गया पहुंचे 11 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाबोधि मंदिर और दलाई लामा के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। आम नागरिकों से भी मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर भी 11 विदेशी नागरिक अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। मुंबई में भी एक विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। चीन में कोरोना का तांडव विकराल रूप ले चुका है। बताया जा रहा है कि चीन में एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख नए केस सामने आए हैं, जो दुनिया भर में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा केस हैं। हर दिन हजारों मरीजों की मौत हो रही है। अस्पतालों के बाहर डेथ सर्टिफिकेट के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। ग्वांगझोउ शहर में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लंबी लाइन देखने को मिली है। कोरोना संकट के बीच जिनपिंग सरकार की आर्थिक हालत खस्ता होती जा रही है। सैलरी के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। नाराज ड्राइवर्स रास्ते में ही बस खड़ी करके चले गए। वुहान लैब, जहां से कोरोना दुनिया भर में फैला, वहां के कर्मचारी भी सैलरी के लिए तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। बताओ यार दीपिका, ये सैलरी के लिए भी कोरोना में प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है लोगों को, यानी कि एक तरफ तो कोरोना से हालत खराब है और दूसरी तरफ पैसे भी नहीं मिल रहे समय पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन चाइना में जो हो रहा है वो तो चलिए अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इधर जालौन की अगर बात करें तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी में रह रहे लोगों को तिरस्कार को लेकर के यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। विनीत, जरा वो खबर भी प्ले करिए और बताइए कि कौन है वो लोग जो अखिलेश मुर्दाबाद के नारे देर रात लगा रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते ये जालौन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं।
इनकी नाराजगी अखिलेश यादव से इसलिए है क्योंकि वो जालौन आकर भी उनके इलाके में नहीं गए। ये सभी मुस्लिम कार्यकर्ता हैं और अब अखिलेश पर अनदेखी का आरोप लगाकर भड़के हुए हैं। मगर मुस्लिम समाज में जहाँ पे उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह जी रथ लेके निकले, आज अखिलेश भैया की गाड़ी नहीं आ सकी, बड़े अफसोस की बात है। अखिलेश की ओर से की गई अनदेखी से आहत होकर उराई के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कई पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। इन सभी ने अखिलेश पर मुसलमानों का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अखिलेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए और उन्हें हटाने की भी मांग की। तो यहाँ पर तो अलग ही बवाल चल रहा है। अखिलेश यादव पर आरोप ये लग रहा है कि जो आपका वोट बैंक है आप उन्हें ही भूलते जा रहे हैं। अखिलेश जी, ऐसा नहीं चलेगा। इन लोगों का अगर आप साथ छोड़ देंगे तो सोचिए आगे की राह के लिए कितनी मुश्किल भरी हो सकती है। क्यों श्वेता? वैसे दीपिका, नेताओं को तो बवाल करने की आदत है, लेकिन पाकिस्तान में ना जनता बवाल कर रही है। बलूचिस्तान में अब वहां की जनता सीधे सीधे आर्मी से टकराने को तैयार है। देखिए रिपोर्ट। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है। पाकिस्तान की सेना की दहशतगर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों में भारी आक्रोश है। सेना की कार्रवाई से खफा लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सड़क पर लोगों की भारी भीड़ है। वहां हथियारों से लैस कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। उनके साथ एक गाड़ी भी मौजूद है। बीच सड़क पर सैनिक कुछ इशारा करते हुए भी दिख रहे हैं और कई लोग वहां वीडियो भी बना रहे हैं। लोगों ने सेना पर बलूचिस्तान के हालात खराब करने का भी आरोप लगाया। ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग कैसे हालात खराब करना चाह रहे हैं। ये बलूचिस्तान के हालात हैं। आप लोग देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये हमारे फौज है। ग्वादर बलूचिस्तान में रोज के अत्याचार से परेशान कुछ लोगों ने तो सेना के जवानों पर हमला कर दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। मतलब वर्दी वालों पर हाथ उठाना कुछ भी चल रहा है पाकिस्तान में। वैसे वर्दी वालों ने जरूर कुछ ज्यादा ही गलत किया होगा दीपिका, वरना वर्दी का तो अपना रौब होता है, कौन उस पर हाथ उठाता है? जाहिर सी बात है वर्दी वालों का अपना रौब होता है, लेकिन इस बार जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें जो वर्दी वाले हैं उनका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। और रायबरेली की ये खबर हम आपको दिखाएंगे जिसमें वर्दी वाले ही दूसरे वर्दी वाले पर टूट पड़े हैं। दिखाइए। पुलिस की वर्दी में खड़े सिपाही पर फाइबर स्टिक से लगातार हमला हो रहा है। 3 लोग ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। मार खा रहा सिपाही वहीं खड़े रहने की बात कह रहा है। कुछ देर पीटने के बाद सिपाही अचानक सामने वाले पर टूट पड़ता है। इस दौरान 2 लोग उस पर हमला जारी रखते हैं। पीट रहे लोग भी पुलिस के ही सिपाही हैं। जिस जगह पिटाई हो रही है वहां 2 और लोग भी खड़े हैं। देखते ही देखते सिपाही नीचे गिर जाता है और फिर तीनों सिपाही उस पर टूट पड़ते हैं। शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां हमला न किया गया हो। इतने में वहां कुछ और सिपाही भी आते हैं जो उसे उठाने की कोशिश करते हैं। मारपीट का ये वीडियो उत्तर प्रदेश की रायबरेली जेल का है। 3 सिपाही साथ में हैं जबकि एक सिपाही अकेला उनका मुकाबला कर रहा है। ये सभी सिपाही जेल में तैनात हैं। मारपीट क्यों हुई इसकी अभी जांच की जा रही है। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वीडियो में नजर आ रहे 5 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो हर रोज मैं ये बात कहती हूँ कि गुस्से में आखिर क्या रखा है, मारपीट में क्या रखा है। आप प्यार मोहब्बत से रहिए, खुश रहिए। झगड़ा करके आप अपना ही नुकसान करते हैं, अपनी सेहत को ही इनडायरेक्टली डैमेज करते हैं। इतनी मेहनत अगर आपने जिम में की होती यूपी पुलिस ने तो ये गुस्सा आपका इतना आम बढ़ता। और सिर्फ यूपी की ही बात क्यों करें दीपिका, फिटनेस की तो पूरे देश की पुलिस वालों को जरूरत है। ना सिर्फ पुलिस वालों को बल्कि सबको जरूरत है, लेकिन खासतौर पर पुलिस वालों को तो फिट रहना ही चाहिए। और जब देश की बात हो रही है तो 2 मिनट में देख लेते हैं देश में और क्या कुछ हलचल है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में आतंकी साजिशों को नाकाम करने के लिए डेढ़ पड़े आतंकी संगठनों को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक ISI तमिलनाडु में आतंक फैलाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए लिट्टे को वापसी से एक्टिव करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि NIA ने इस सप्ताह की शुरुआत में लिट्टे को एक्टिव करने से संबंधित एक अवैध ड्रग्स और हथियारों के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। नोएडा की एक और पॉश सोसाइटी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तस्वीरें सेक्टर 120 में मौजूद क्लियो काउंटी सोसाइटी की हैं, जहां एक महिला अपने घर की मेड को अमानवीय तरीके से पीटती हुई नजर आती है।
मकान मालिक पर आरोप है कि उसने घर में काम करने वाली लड़की को घर में कैद कर लिया। उसके बाद उसे डंडों से पीटा और घर पर काम जारी रखने के लिए दबाव बनाया। हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद आरोपी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चंडीगढ़ में हिमाचल की रहने वाली एक युवती के साथ 2 दोस्तों ने बंधक बनाकर गैंगरेप किया। पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा अभी भी फरार है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पीड़िता को ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप किया। दोनों आरोपियों ने पीड़िता को बंधक बना लिया था और वो किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंची थी। बिहार के समस्तीपुर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इजहार नाम के शख्स ने पश्चिम बंगाल की रहने वाली युवती से राकेश बनकर दोस्ती की और फिर उसे शादी करके उसे समस्तीपुर ले गया, जहां जाकर युवती को पता चला कि राकेश का असली नाम इजहार है और वो पहले से 2 बच्चों का पिता है। पीड़िता के मुताबिक जब ये सब जानकर उसने घर वापस लौटने की बात कही तो उस पर बंधक बनाकर निकाह और धर्मांतरण का दबाव बनाया जाने लगा। आज पूरे नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया था। माना जा रहा है कि 2023 में ठंड का प्रकोप और तेज हो जाएगा और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठिठुरन भी बढ़ जाएगी। बता दें कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में आने वाले 5 दिनों के लिए आईएमडी ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। साथ ही आने वाले 3 से 4 दिनों तक बादल भी देखे जा सकेंगे। दीपिका, हम तो यहाँ ध्यान, योग और एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे घर हैं जहाँ पर पति पत्नी में इतने झगड़े होते हैं कि मामला तलाक तक आ पहुंचता है। मुझे ये सब खबर मत बताओ। सुबह सुबह आप इतनी लड़ाई झगड़े वाली खबर नहीं चाहिए। शांति जो ये 6 महीने शांति तो ठीक है, योग तो ठीक है, लेकिन मुजफ्फरनगर कचहरी में तलाक के बाद जो बवाल हुआ ना, वो देखना जरूर चाहिए तुम्हें दीपिका। 3 महिलाएं एक युवक को पीट रही हैं। महिलाओं के साथ एक पुरुष भी शामिल होकर उनकी मदद कर रहा है। पिटाई के दौरान गालियों की बौछार भी हो रही है। सरेआम युवक को घेरकर बुरी तरह पीटा गया। काफी देर तक ऐसे ही ड्रामा चलता रहा। लात घूंसे थप्पड़ की बरसात होती रही। वहां मौजूद कुछ लोग झगड़ा खत्म कराने की कोशिश में जुटे रहे तो कुछ लोग तमाशा देखते रहे। वीडियो मुजफ्फरनगर का है, जहां कचहरी परिसर में तलाक के विवाद में एक युवक को लड़की पक्ष वालों ने जमकर पीट दिया। जानकारी के मुताबिक साबिया का 2021 में राशिद के साथ निकाह हुआ था और कुछ दिन बाद ही पति से विवाद शुरू हो गया। काफी समझाने के बावजूद जब मनमुटाव दूर नहीं हुआ तो तलाक का फैसला किया गया और 27 दिसंबर को तलाक भी हो गया। मगर जैसे ही तलाक की कार्रवाई पूरी हुई, साबिया और उसके साथ मौजूद महिलाओं ने राशिद पर हमला बोल दिया, जिसमें राशिद को काफी चोट आई है। श्वेता, ये कोर्ट में तो अलग ही युद्ध चल रहा है। मतलब मारपीट, महिला, पुरुष, पुलिस वाले, कोर्ट वाले, हर कोई मिलकर के एक ही को पीट रहा है। कोई महाभारत थोड़ी चल रहा है कि एक पर ही सबके सब टूट पड़े। लेकिन देखा तुमने कैसे उसको घेर करके, और वो बेचारा अलर्ट भी नहीं था, उसके ऊपर टूट पड़ा। वो तैयार नहीं था पिटने के लिए। बिल्कुल पिटने के लिए तैयार नहीं था। वैसे पिटने के लिए कौन ही तैयार रहता है, और चौकन्ना रहना किस लिए जरूरी है। इसीलिए अगर चौकन्ना रहता ना वो शख्स, तो ऐसे पिटता नहीं। जैसे कि हमारी इंडियन आर्मी रहती है, ये भी दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को, यानी कि दोस्तों को, कि हमारी इंडियन आर्मी रात में कैसे चौकन्नी रहती है। चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन जवानों के जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं है। बंदूक लेकर जवान अपना मिशन पूरा कर रहे हैं। एक के बाद एक जवान आगे बढ़ते हैं और दुश्मन के इरादों को नाकाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जवानों की मुस्तैदी की ये तस्वीरें मेघालय के उमरोई की हैं, जहां भारत कजाकिस्तान के सैनिकों का साझा युद्ध अभ्यास चल रहा है। इस सैन्य अभ्यास में कजाकिस्तान की सेना के दक्षिण क्षेत्रीय कमान के सैनिक और भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स के सैनिक शामिल हैं। पहाड़ों पर चुनौतीपूर्ण हालात में पेट्रोलिंग कैसे की जाती है, दुश्मन पर घात लगाकर कैसे हमला किया जाता है, खास तौर पर आतंकवादी हमला होने पर कैसे जवाब देना है, इसकी ट्रेनिंग भी जवानों को दी जा रही है। भारत और कजाकिस्तान के बीच साल 2016 में साझा युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई थी। तब इसे प्रबल दोस्ती का नाम दिया गया था, मगर साल 2018 में इसका नाम बदलकर काजिंद कर दिया गया। दीपिका, मुझे और तुम्हें भी ना फिटनेस को लेकर के इतना ही चौकन्ना और इतना ही तैयार रहना है जितना हमारी देश और कजाकिस्तान जितनी मैं तैयार रहती हूँ, जितनी तुम तैयार रहती हो। ठीक है, तो देखिए तैयारियां बहुत तेज चल रही हैं और वॉर जोन की अगर हम बात करें तो वहां पर कितने तैयार हैं युद्ध करने के लिए। नहीं श्वेता, मुझे लगता है युद्ध खत्म करने के लिए एक तैयारी होनी चाहिए। रूस के हमले से बचने के लिए यूक्रेन ने कई तकनीक अपनाई है। यूक्रेनी सैनिकों ने कार के ऊपर मोबाइल सर्विलांस टावर बनाया है।
इसी टावर के जरिए यूक्रेन तोपखाने के हमलों का पता लगा पाएगा। बता दें कि रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रहा है। रूस के हमले से बचने के लिए यूक्रेन वो हर तकनीक अपना रहा है जिससे बचा जाए, और इसीलिए उसने कार के ऊपर मोबाइल सर्विलांस टावर बनाया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर दिन के साथ गहराती जा रही है, और अब तो रूस MLSR से यूक्रेनियों को अपना निशाना बना रहा है। रूसी सैनिक MLSR की मदद से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को पता करके उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। सामने तस्वीरों में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों समेत रिहायशी इलाकों को भी अपना निशाना बना रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति और अर्मानिया के प्रधानमंत्री से सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात की। पुतिन ने पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की, जिनमें उन्होंने यूक्रेन से जंग को लेकर भी चर्चा की। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को लेकर पैदा हुई असहमति पर हामी भरते हुए कहा कि यूक्रेन पर हमले के बाद जो भी परेशानियां आई हैं, हम उस पर चर्चा करके हल निकालने को तैयार हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ज़पोरिज़िया में कब्जे वाले क्षेत्र की एक छोटी बच्ची से फोन पर बात की और उसे रूस आने का न्योता दिया। दरअसल यूक्रेनी बच्ची ने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें वो रूसी सेंटा क्लॉज माने जाने वाले फादर फ्रॉस्ट से मिलना चाहती थी, और अब बच्ची की इसी इच्छा को पूरी करने के लिए पुतिन ने उसे परिवार समेत रूस आने का न्योता दिया है। साथ ही 8 साल की साशा से फोन पर भी बात की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर एक बार फिर बर्बरता के आरोप लगाए हैं। जेलेंस्की का आरोप है कि इस बार रूस ने डोनबास को कब्जे में करने के लिए साथ में हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं, जो कि स्थानीय लोगों के लिए काफी मुश्किल और दर्दनाक है। बता दें कि रूस यूक्रेन जंग को 300 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, और दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस बीच एक ब्रेकिंग आई है। ब्रेकिंग बता देते हैं आपको, गाजियाबाद की ये खबर मिल रही है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसी से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हमें मिल रही है। अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है, इससे जुड़े अपडेट भी आगे हम आपको देंगे, लेकिन ये खबर गाजियाबाद से है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। देर रात ही मुठभेड़ हुई है, और वैसे भी उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से गुंडों माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिए जा रही है, उसके तहत आए दिन हम मुठभेड़ की ऐसी तस्वीरें देखते हैं। यानी कि माफियाओं की खैर नहीं है। योगी सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है, और फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने की भी खबर है। यानी कि सफलता पुलिस को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद की ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस को ऐसे इनपुट मिले थे कि कुछ बदमाश हो रहे थे, और दोनों ही बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि बहुत बड़ी सफलता यहां पर गाजियाबाद पुलिस को हाथ लगी है। ये दोनों ही बदमाश किसी अपराध की फिराक में थे, और ऐसे में जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली उसके बाद गाजियाबाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और इन दोनों ही अपराधियों को अपने शिकंजे में ले लेती है। उत्तर प्रदेश में 2023 में होने वाले निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सियासत गर्म हो चुकी है। दरअसल हाईकोर्ट ने राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी ओबीसी सीटों को सामान्य माना जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने संकट खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। कोर्ट के आदेश और विपक्ष के आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी मामले का समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। माननीय न्यायालय के निर्णय का हम परीक्षण करा रहे हैं। हर स्थिति में हमारी पार्टी, हमारी सरकार ओबीसी और SC/ST समाज के भाइयों के साथ है। उनके हितों की हम पूरी रक्षा करेंगे, उनके साथ खड़े मिलेंगे। मतलब जो फैसला है वो हाईकोर्ट से आया, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। ये जो नेता है ना दीपिका, कुछ भी मुद्दा हो इनको बवाल करने का मौका मिल ही जाता है। अरे सलमान खुर्शीद को ही देख लो श्वेता, किस तरीके से बवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी को पहले राम बता दिया, अब उस पर बवाल होने लगा तो कैसे दुबकने लगे और पीठ दिखाने लगे, वो भी आप देखिए। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है।
राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने वाले सलमान खुर्शीद के इस बयान पर घमासान मच गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और खुर्शीद को इलाज कराने की नसीहत दे डाली। ऐसे बयान के लिए सलमान खुर्शीद जी का उनको अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। संत समाज ने भी सलमान खुर्शीद के बयान पर सवाल उठाए हैं और नाराजगी जताई है। चमचागिरी, चरण चाटना ये तुम्हारी क्रिया हो सकती है, ये इस देश का सनातनी हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक के बाद एक नए हमले हुए तो सलमान खुर्शीद ने भी अपनी सफाई पेश कर दी। भगवान से तुलना ना हो सकती है ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन भगवान की राह पे चलने के लिए मैं जरूर कह सकता हूँ। तो फिर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के सलमान खुर्शीद एक तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, कभी इसी के साथ साथ राहुल गांधी को कभी योगी बता देते हैं तो कभी राम बता देते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि सलमान खुर्शीद के दिमाग में चल क्या रहा है। वैसे बात जो अब राजनीति की हो रही है और भारत जोड़ो यात्रा की हो रही है, तो सिर्फ 2 मिनट में हमारे दोस्तों को दिखा देते हैं कि पॉलिटिक्स में कौन कौन से बड़े अपडेट्स हैं। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस आज अपना 138वां स्थापना दिवस मनाएगी। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में 9:30 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में 138वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाएंगे। 3 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। इस बार राहुल यूपी के जिलों में जाएंगे और इसका रूट मैप भी तैयार हो चुका है। जहां यूपी का विपक्ष राहुल के इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं बनेगा, तो वहीं जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और MY तारिगामी राहुल के इस यात्रा में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आएंगे। आज बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है। आज 17 नगर निगमों के 68 निकायों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में बिहार के वोटर्स 1665 पदों के लिए 11,127 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। सभी बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 7 सशस्त्र बलों की कंपनियों को भी तैनात किया गया है। बता दें कि इस बार फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए डिजिटल फोटोग्राफी सर्विलांस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार की सिफारिशों के बाद एक बार फिर यूपी में 2 जगहों के नाम में बदलाव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गोरखपुर के मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा किया जाएगा और देवरिया के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला किया जाएगा। इन दोनों बदलावों पर मुहर लगने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर NOC भी जारी कर दी है। बता दें कि तेलिया अफगान का नाम बदलने के लिए पिछले 2 सालों से कवायद चल रही थी। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर यूपी में शराबबंदी की मांग को मुखर करना शुरू कर दिया है। OP राजभर ने राज्य सरकार को तर्क दिया है कि अगर गांधी जी के प्रदेश गुजरात में शराब बंद हो सकती है, जयप्रकाश नारायण की धरती बिहार में शराब बंद हो सकती है, तो भगवान श्री राम की धरती यानी उत्तर प्रदेश में शराबबंदी क्यों नहीं की जा सकती है। बता दें कि OP राजभर ये मांग पहले भी उठा चुके हैं और इसके लिए आंदोलन करने की बात भी कह चुके हैं। कहाँ को हो श्वेता? अरे हाँ यार, मैं ये सोच रही हूँ, जब हम देश की खबरें दिखा रहे थे मुझे ख्याल आ रहा है बार बार तुनिशा का। ऐसा लगता है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए सबसे जरूरी है उस रिलेशनशिप से बाहर निकले, क्योंकि जिंदगी से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। मुझे लगता है दीपिका काश तुनिशा ने किसी से बात की होती, अपनी माँ से बात की होती, उनकी माँ की हालत देख करके तो मुझे सच में बहुत रोना आता है। जाहिर सी बात है, और ऐसा कदम उठाने से पहले हर किसी को अपने माँ बाप के बारे में, अपने करीबियों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और तुनिशा के पास ऐसा लग रहा था कि कोई है नहीं बात करने वाला, अगर कोई होता तो जाहिर सी बात है वो किसी से बात करती, अपना मन हल्का करती। लेकिन इस बीच लव जिहाद का एंगल इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को दे दिया गया है। मर्डर है या फिर सुसाइड, इस पर अभी भी सवाल बरकरार है। श्रीजान से लगातार पूछताछ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे मंत्री हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के लव जिहाद का एंगल दे रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। तुनिशा शर्मा की मौत को उनके परिजनों ने भी लव जिहाद का एंगल दे दिया है। तुनिशा के चाचा पवन शर्मा ने साफ कहा है कि ये 100% लव जिहाद का मामला है, लिहाजा पुलिस को इस मामले की बारीकी से जांच करनी चाहिए। सुसाइड नोट न मिलने को भी तुनिशा के चाचा ने गंभीर बताया है, साथ ही पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन भी तुनिशा की मौत को लव जिहाद का मामला बता चुके हैं। ऐसे में अब पुलिस पर भी काफी दबाव बढ़ गया है। हालांकि इस केस में तुनिशा के को एक्टर शिजान खान को गिरफ्तार किया जा चुका है और आज फिर से उनकी कोर्ट में पेशी भी होनी है। शिजान पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा है।
तुनिशा केस की जांच कर रही पुलिस टीम ने स्पॉट पर क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी किया है और अब तक 18 लोगों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस घटनास्थल पर आरोपी शिजान को लेकर गई थी। मेकअप रूम में जाकर भी जांच की गई। तो बीच बीच में फोन भी चेक करना पड़ता है क्योंकि ब्रेकिंग आ रही है और ये जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त वो दिल्ली से है, यानी कि राजधानी से है। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण दोनों का ही इस वक्त डबल अटैक है। ऐसे में आपकी सेहत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, इसलिए पहले से ही आप लोग सावधान रहें, अलर्ट मोड में रहें, अपना अच्छे से ध्यान रखें। धर्मशाला नैनीताल से ठंडी है हो चुकी है इस वक्त राजधानी। जो टेम्परेचर है वो इन हिली एरिया यानी कि पहाड़ी एरिया से भी बहुत ज्यादा हो चुका है। जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 8 डिग्री बताया जा रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज भी घना कोहरा होगा। दिल्ली में बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर है, यानी कि एक तरफ ठंडी की मार और दूसरी तरफ प्रदूषण को लेकर के ये खबर मिल रही है। दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। यानी कि अगर पहाड़ी एरिया से भी ज्यादा ठंड दिल्ली में है तो दिल्ली वालों को ना अब वेकेशन के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर वैसे भी बहुत भीड़ नजर आ रही है। अब दिल्ली में इस सर्दी को एंजॉय कीजिए ना, क्यों पहाड़ों पर भीड़ बढ़ाना है, ट्रैफिक जाम, स्नोफॉल ही है। दिल्ली में स्नोफॉल होगा क्या? श्रद्धा, अभी तो नहीं। वैसे एक अच्छी सी तस्वीर दिखा देते हैं। अमृतसर में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव में कैसे रौनक देखने को मिली है ना, जो शोभा यात्रा निकाली गई है, सिखों के धर्मगुरु हैं, वो तस्वीर दिखा देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर अमृतसर में विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में संगतें शामिल हुईं। ये नगर कीर्तन 5 प्यारों की अगुवाई में अकाल तख्त साहिब से शुरू हुआ और श्री दरबार साहिब की परिक्रमा करते हुए श्री अकाल तख्त साहिब में ही संपन्न हुआ। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उन्होंने ही खालसा वाणी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह दी। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने पूरा किया। उनका जन्मदिन प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। विशाल नगर कीर्तन में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्वर्ण मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। भजन कीर्तन के साथ खास लंगर का भी आयोजन किया गया। वाकई कितनी सुंदर तस्वीर है ना। और मुझे लगता है दीपिका, कुछ भी करना हो ना उसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। फिर चाहे आपको अपना कोई भी काम करना है परफेक्शन के साथ, और फिर चाहे जो तलवारबाजी हमने देखी, बिल्कुल अद्भुत तलवारबाजी वहां पर हुई है और ऐसी तलवारबाजी की हमारे इंडिया की तरफ से ओलंपिक्स में चले जाना चाहिए। लेकिन हम खेल की अगर बात कर रहे हैं तो जरा देख लेते हैं कि खेल जगत में यानी कि स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है सिर्फ 2 मिनट में। भारत और श्रीलंका के बीच 3 जनवरी से T20 सीरीज की शुरुआत होने वाली है। वहीं इस श्रृंखला के पहले एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से अस्थायी रूप से ब्रेक लेने का फैसला किया है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि वो IPL 2023 के पहले भारत के लिए क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। भारतीय ऑलराउंडर आर अश्विन 36 साल के हो चुके हैं, लेकिन पूर्व पाक क्रिकेटर दानिश कनेरिया का मानना है कि अश्विन में अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है और वो भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान बनने की काबिलियत भी रखते हैं। दानिश कनेरिया का ये बयान बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर टेस्ट में अश्विन के प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद आया है। ऑस्ट्रेलिया स्टार ओपनर डेविड वार्नर ने क्रिकेट जगत में इतिहास रचते हुए एक बड़ा कीर्तिमान रचा है। बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन वार्नर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेला, जिसमें दोहरा शतक जड़ा। इस तरह डेविड वार्नर अपने करियर के 100वें वनडे और 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच में भी अफ्रीका कमजोर दिखाई दे रही है। अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे इस दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट और केरी ओकीफ के साथ कमेंट्री करते हुए दिखाई दिए। कमेंट्री बॉक्स में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने एक तरफ एडम गिलक्रिस्ट और दूसरी तरफ केरी ओकीफ बैठे हुए हैं। अमेरिका के कोलोराडो में बर्फ पर पोलो की वर्ल्ड चैंपियनशिप का रंगारंग आयोजन हुआ। स्पेन के रियो ग्रेंडे पार्क पर आयोजित वर्ल्ड स्नो पोलो चैंपियनशिप में 6 टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें टीम ब्लेड एंड ब्लो ने टीम सेंट रेगिस को 9-8 से हराकर टाइटल जीता। इस बार वर्ल्ड स्नो पोलो चैंपियनशिप का ये 10वां सीजन था। सच
में श्वेता, स्पोर्ट्स की एक खास बात यह है कि जो स्पोर्ट्स होता है यानी कि जो खेल होता है वो दिलों को जोड़ता है, पूरे देश को जोड़ता है। और देखा ना आपने किस तरीके से अर्जेंटीना की जीत भले ही हुई हो लेकिन पूरे इंडिया में इसको सेलिब्रेट किया गया, इसको लेकर के जश्न मनाया गया था। स्पोर्ट्स तो जोड़ता है लेकिन बलरामपुर में एक परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और तोड़ा भी किस चीज से जा रहा है, उसके धर्म से। देखिए इस रिपोर्ट में। महिला आती है, गालियां देती है और बदतमीजी करने के बाद लौट जाती है। ये वीडियो यूपी के बलरामपुर का है। आरोप है कि हिंदू परिवार पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। देखिए कैसे लाल ड्रेस में एक महिला पत्थर लेकर दौड़ती हुई आती है और एक घर के दरवाजे पर मारकर चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वही महिला एक बार फिर पत्थर फेंकती है और गाली भी देती है। मामला जाफराबाद गांव का है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आसपास अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है, इसीलिए वो अक्सर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते रहते हैं और बार बार घर पर हमला भी करते हैं। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। परिवार के लोगों के साथ कुछ महिलाएं मारपीट और गाली गलौज करती दिख रही हैं। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चिल क्यों नहीं करते यार दीपिका लोग? मुझे समझ में नहीं आता क्यों अपनी लाइफ को इतना स्ट्रेसफुल बना देते हैं। कोई मंदिर जा रहा है, आपको क्या परेशानी है? क्यों उसके धर्म से आपको उसको हटाना है? क्योंकि चिल करना एक आर्ट है, आर्ट कला, ये हर किसी के बस की बात होती नहीं। ऐसे में एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है वो हम आपको बताते हैं। तब तक मैं और श्वेता भी लेते हैं थोड़ा सा अल्पविराम। आप 2 मिनट में देख लीजिए एंटरटेनमेंट। आजकल सोशल मीडिया पर शाहिद कपूर और कृति सेनन की एक फोटो के बारे में खूब बातचीत हो रही है। दरअसल कुछ दिन पहले कृति और शाहिद एक ही फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे और कृति ने अपने इंस्टाग्राम पर इसका एक फोटो भी शेयर किया था जिसका उन्होंने रोमांटिक कैप्शन दिया था। लेकिन किसी वजह से कृति ने इसे बाद में बदल दिया और इसको लेकर ही सोशल मीडिया पर कृति को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक्टर्स फिल्मों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, इसका एक और सबूत हाल ही में देखने को मिला जब एक्ट्रेस हिमांशी खुराना ने -7 डिग्री में शूटिंग की और इसकी वजह से उन्हें तेज बुखार हो गया। साथ ही उनकी नाक से खून निकलने लगा जिसके बाद उन्हें रोमानिया के हॉस्पिटल में अर्जेंट एडमिट कराया गया। बता दें कि हिमांशी पंजाबी फिल्म फतो दे यार बड़े की शूटिंग के लिए रोमानिया पहुंची थी जहां उन्होंने भयंकर ठंड में शूटिंग की। एक्ट्रेस गौहर खान ने हाल ही में अपनी 2nd मैरिज एनिवर्सरी पर हस्बैंड जैद के साथ बेहद क्यूट वीडियो शेयर किया है जो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में गौहर का बेबी बम फाइनली नजर आ रहा है और इसको लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। गौहर की रील में 2 वीडियो नजर आ रही हैं जिसमें पहले वाला साल 2020 का जबकि दूसरा उन्होंने इसी साल अपने बेबी बम के साथ शूट किया है। जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार 2 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म ने महज 10 दिनों में 250 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाकर इतिहास रच दिया है, जबकि अजय देवगन की दृश्यम 2 ने 39वें दिन तक बॉक्स ऑफिस पर 228 करोड़ की कमाई कर ली है। लेकिन रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की सर्कस शुरुआती दिनों से ही खास कमाई करने में कामयाब नहीं रही है। सर्कस ने रिलीज से अब तक सिर्फ 22 करोड़ 95 लाख का ही कलेक्शन किया है। अरे किधर इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रही हूँ, मेरा हो गया क्योंकि स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ब्रेकिंग, वॉरजोन सब कुछ आपको दिखा दिया है। कुछ बचा नहीं है, मेरा काम पूरा। अरे जिम पूरी हो गई तुम्हारी? जिम बद्दू था इधर। फिनिश, टाटा। बिल्कुल, तो कल सुबह फिर 6:50 में फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में एक बार फिर से हम दोनों आपके साथ होंगे। बाय।